हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सर रणदीप सिंह और आप लोगों के सपोर्ट से और थोड़ी सी हमारी मेहनत के साथ अपन लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 13 पर, यानी क्लास 12 मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को प्रोबेबिलिटी में रहता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो जो क्लास 9 10th में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था वैसा प्रोबेबिलिटी नहीं है। एक अच्छे लेवल का प्रोबेबिलिटी है जहां पर आपके जो सेट्स वाला कंडीशंस पढ़े थे आपने चैप्टर नंबर 1 में वो भी इंक्लूडेड है। उन्हीं में सबसे ज्यादा डाउट रहता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है बच्चों को बोरिंग लगता है तो वो उसको स्किप कर देते हैं। अगर वो स्किप कर दिया, मान के चलो ये चैप्टर नंबर 13 है, वो भी आपका स्किप हो जाएगा एक तरीके से। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका चैप्टर नंबर 1 में कुछ भी डाउट है, इंटरसेक्शन में, डिसजॉइंट्स में, यूनियन में, तो आप उनको पढ़ो। अगर वो क्लियर रहेंगे, लेक्चर है अपने पास सारे के सारे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे चैप्टर नंबर 1 देखोगे तो वहां बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर वो चैप्टर अच्छे से आ जाएगा, चैप्टर नंबर 13 भी आपका एकदम कंफर्म है। और 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आता है। ठीक है, चलिए। तो इजी चैप्टर है, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अगर आप कंसेप्ट पर चलेंगे चैप्टर नंबर 1 के, तो आप देखोगे कि इसके ना अपन को कुछ ज्यादा लेंदी ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है जो आपको नहीं पढ़ने में आएगा। अगर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हुआ है, फॉर्मूलाज बस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे, बस इतना ही है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी के ना सबसे पहले अपन जो आपने क्लास 9 10 में बेसिक पढ़ा अपन उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का क्लास 10th में 9th में कुछ थोड़ा सा स्किप हो रखा है, वो यहाँ पर अगर फोकस करेंगे तो पूरा का पूरा क्लास 9 10 11 12 पूरा एक साथ स्टार्टिंग से उठाएंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन लेक्चर में कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 11 सॉरी 13.1 का जो इंट्रो पार्ट है ना, वो कंप्लीट करेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो यही है आज का अपना लेक्चर। अब एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने के वक्त अपन को ये बताना चाहिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में वैसे प्रायिकता। अब ये प्रायिकता क्या है सर? आपके हिंदी को काम की नहीं है, ठीक है, जस्ट यूं ही बता दिए। देखो, प्रायिकता का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में जो चांसेस होते हैं अपने पास किसी भी काम को करने के लिए, जो चांसेस हैं, वैसे आपको मतलब बेसिक तो पता ही है कि मैंने बोला कि आज बारिश आने के कितने चांस आप होगे सर? 50% चांस है आज बारिश आने के। नहीं होने के कितने हैं सर? 50% ही बचे। सर किसी काम को करने के मैं 100% जो है, 100% जो है आपका काम कर दूंगा। इसका मतलब 100% आप मेरा काम कर दोगे। आपने कहा कि आप यहाँ से इंडिया से आपको अमेरिका जाना है, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड में जाना है। क्या ये पॉसिबल है सर? ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है ये। एक होती है नॉट पॉसिबल की कंडीशन, एक होती है आपकी पॉसिबल की कंडीशन। एक होती है आपके पास कुछ चांसेस होते हैं कुछ काम को करने के, यही प्रोबेबिलिटी में आता है। अब एक्चुअल के अंदर प्रोबेबिलिटी में आपने कहा, जैसे मानो कि 100% आपका काम हो जाएगा। भाई 100% एक्चुअल में परसेंट नहीं है, एक्चुअल में ये 100%, 100 अपॉन % हटेगा तो 100 लगेगा, यानी 1 निकल के आया। आपने मुझसे कहा कि 70% आपके काम के होने के चांसेस है, यानी 70/100। जीरो से जीरो हटा, जीरो हट के पॉइंट लगा तो 0.7 चांसेस है मेरे पास। ठीक है, मैंने कहा 200% में किसी काम को कर सकता हूँ, तो 200% पॉसिबल है क्या? है ही नहीं यार, परसेंट तो 100 से ऊपर जा ही नहीं सकता ना। तो ये जो 200% बोलते हो ना, गलत बोलते हो आप। 200% किसी भी काम के होने के चांस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि काम के होने के 100% चांस ही होता है। 100 मतलब हो गया पॉसिबल, 100% का मतलब हो गया कंप्लीटली पॉसिबल। और 0% का मतलब क्या हो गया? मतलब जीरो का मतलब क्या हो गया? कंप्लीटली नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आया कुछ? ठीक है सर, ये एक हल्का फुल्का आइडिया होगा। अब सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछेंगे, जो क्लास 10th में ही पूछते हैं बच्चों से, क्या पूछते हैं कि आपको कुछ नंबर्स दे देंगे कि जैसे मैंने दिया 0.8, ये नंबर दिया, क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है? प्रोबेबिलिटी का नंबर है, हाँ सर हो सकता है ये। मैंने दिया आपको 0.123, क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर ये प्रोबेबिलिटी। फिर मैंने दिया आपको 1, क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हो सकती है। 0 दिया, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हो सकती है। फिर मैंने बोला 1.2, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाती है आपके पास, यानी कि मिनिमम नंबर ये है और मैक्सिमम नंबर जो है वो ये है। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, मैं परसेंट के रूप में अगर आपसे पूछूं तो 70% प्रोबेबिलिटी हो सकता है, हाँ हो सकता है। जब इसको चेंज करेंगे तो 0.7 बन जाएगा ये। ठीक है, 30% प्रोबेबिलिटी हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर मैंने आपसे कहा मैंने रैशनल नंबर दे देते हैं, मान लो मैंने दिया आपको 1/3 दिया, प्रोबेबिलिटी हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। तो सॉल्व करेंगे 0.666 या 0.333 समथिंग कुछ बनेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है 1/3 भी। फिर मैंने दिया 2/3 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। मतलब कि जैसे न्यूमरेटर बड़ा है आपका डिनोमिनेटर से,
मतलब सॉरी, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, वो प्रोबेबिलिटी सारी होंगी। और मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो 3/2 लिख दिया, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी जिसमें ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, क्योंकि ये डिवाइड करने के बाद 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है कि कौन कौन से प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। एक बात हो गई। सर एक चीज समझ में आ गई इन सब चीजों से, प्रोबेबिलिटी जो होता है, तो वो एक्चुअल के अंदर जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है, पर इससे दर्शाएंगे ई। ई कौन है आपके इवेंट, और पी कौन है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सर जीरो से स्टार्ट होता है और वन से एंड होता है। ये एक बार पूछा था 2019-20 वाला जो सेशन था उसके अंदर, सीबीएसई बोर्ड में पूछा था क्लास 10th के लिए, कि प्रोबेबिलिटी का जो एक्चुअल के अंदर जो उसकी रेंज है वो क्या होती है, वो आप बताओ। तो ये रेंज है प्रोबेबिलिटी, जीरो से वन के बीच में, मतलब जीरो से स्टार्ट हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, वन से लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके पास रेंज। अब नॉट प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या होगी, उसको अपन से करके दर्शाते हैं। ठीक है, नॉट प्रोबेबिलिटी वाली। अब हमेशा एक्चुअल के अंदर इन इसके बीच में, प्रोबेबिलिटी होने के बीच में, ना होने के बीच में, दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, इवेंट्स का होना और इवेंट्स का ना होना दोनों मिला के हमेशा वन होगा। मतलब आपने अगर किसी प्रोबेबिलिटी बोल दी है कि सर इतनी है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला के वन आंसर आना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0.8 है तो ये वैल्यू 0.2 होगी। समझे। तो अगर आपसे इसका फॉर्मूला पूछे ना, तो एक्चुअल में वन माइनस पी बताओगे आप। और अगर आपसे इसका फॉर्मूला पूछे डायरेक्टली, तो वन माइनस पी, ये बताओगे आप। ठीक है, तो ये फॉर्मूले इसी से जनरेट होते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। आया समझ में। ठीक है सर, ये एक बात हो। अब यहां से ही निकल के आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। क्या निकल के आता है, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी ई की। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इसके ना, पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स कर अपॉन, एक मिनट इधर से मैं पॉसिबल हटा देता हूँ, फिर से नंबर ऑफ इवेंट्स अकर, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है जो आपने क्लास 9th, सॉरी क्लास 10th पढ़ा है। क्लास 9 से 10 तक पढ़ा है, 8 में भी आ जाती है, 8 9 10 तक ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ूं। चलो, यहाँ तो एक बार बेसिक है, मतलब आप इसको नोट डाउन भी नहीं करोगे, समझते भी चलोगे तो भी आपको याद रह जाएगी चीजें। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक जनरल फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता दिया, तो उसके बाद क्या चीजें आने वाली है सर। सर हमारे पास एक चीज आने वाली है, मान लो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मैं आपको या तो यूनियन से समझा देता हूँ। अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके क्लास, सॉरी, चैप्टर नंबर जो बनता है उसके अंदर ए यूनियन बी अगर पूछते हैं, तो आप क्या बताते हो कि सर नंबर ऑफ, अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछूंगा, तो आप क्या कहोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कुछ फॉर्मूला याद आया, डिसजॉइंट वाले फॉर्मूला याद आया आपको। हाँ सर, ये वाले फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए। यही चीज में अगर पी ए इंटरसेक्शन पी पूछ रहा हूँ, इसको यूनियन कहते हैं, इसको इंटरसेक्शन, ये होता है कॉमन पार्ट और ये होता है यूनियन, दोनों का मिला के। अगर इसको उठा के यहाँ भेज दूं और इसको उठा के यहाँ भेज दूं, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला है जो इसमें यूज होने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जनरल है, चैप्टर में 1 में होता है, चैप्टर क्लास स्टार्ट होती है सबसे पहले इन्हीं के ऊपर बातचीत होती है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। और क्या है प्रोबेबिलिटी के अंदर, और प्रोबेबिलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो एक कॉइन है, कॉइन को आपने टॉस किया। ठीक है, कॉइन को आपने वन कॉइन टॉस्ड, वन कॉइन टॉस किया आपने, तो आपके पास टोटल जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, एक हेड आएगा, एक टेल आएगा। ठीक है सर, कॉइन के कितने फेस होते हैं सर, टू फेस होते हैं। अब जितने नंबर आप कॉइन को उछालोगे ना, उतनी पावर लगानी होती है। फिर मैंने कहा आपसे कि आप टू कॉइन टॉस करो, या फिर वन कॉइन टॉस्ड टू टाइम करो, मतलब बात एक ही है। उस कंडीशन में आपको इसके फेस कितने होते हैं, कॉइन के टू, इसके ऊपर पावर क्या लगानी है, टू। टोटल आउटकम कितने निकलेंगे, फोर। कौन कौन से, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अगर थ्री कर दूं मैं इस चीज को, या तो थ्री कॉइन टॉस्ड करो वन टाइम, या फिर वन कॉइन टॉस्ड करो थ्री टाइम। उस कंडीशन में टू की पावर कितनी लग जाएगी, थ्री। टू, टू इंटू ऐसे, टू टू जा फोर, टू जा एट। अब एट वाली कंडीशन में क्या निकलेंगे, हेड 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 हेड,
टेल 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 टेल, ये ट्रिक होती है बनाने की, है ना। आप फिर हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर हेड टेल, आप डायरेक्टली बना सकते हो, ठीक है। ये आपके पास ये हो गया। फिर आपके पास डाइस, डाई वाली कंडीशन होती है। डाई के अंदर क्या से लेके कहाँ तक चलता है, 2 से लेके 6 तक होता है। फिर आपके पास एक कार्ड टैग होते हैं, ताश के पत्तों की बात कर रहा हूँ, वो आपने पढ़ा होगा। तो वो अपन क्या मेनली क्वेश्चंस आएंगे, उनमें डील कर लेंगे। मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। अब आपसे एक सवाल कैसे पूछेंगे, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, मान लो इसमें पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट वन टेल आने की कंडीशन बताओ, या फिर ये एक हेड होता है एक टेल होता है, और एक हेड आने की। अब देखो कम से कम अगर एक टेल बोला है, तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने आपसे बोला कि 60% नंबर लाओ, आप एक काम 60% नंबर लाओ, कम से कम 60% आने चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए, इससे ज्यादा भी तो ला सकते हो, 70% ला सकते हो, 80 भी ला सकते हो, 100% ला सकते हो। तो कम से कम एक हेड या एक टेल इसमें कौन है सर, ये है। और एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये 3 होगा इसका आंसर। अपॉन में कितनी हो जाएगी, 4, ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। अपॉन में 4 क्योंकि टोटल है। इसी तरह इसमें से चूज करना है आपको। अगर मैं वर्ड कह रहा हूं एट मोस्ट टू टेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा, हिंदी में पता होना चाहिए आपको वर्ड, ज्यादा से ज्यादा टू टू टेल चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए आप। समझ में आ गई। तो ये कुछ वर्ड्स है, वो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से डीपली समझ में आएंगे। यहाँ हल्का फुल्का आइडिया दे, ठीक है सर। ये कॉइन्स और इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनानी है, ठीक है। ये 2 की पावर 4 भी हो सकता है, तो 16 केसेस बन जाएंगे। आगे बात समझ में, 16 केसेस में 8 8 वाले, और फिर ऐसे करके केस बनेंगे। आया समझ में, ठीक है सर। और क्या पढ़े, ये हो गया क्लास 10 का जो बेसिक था ना, वो ये था लगभग। इसके बाद का आगे का अपना अब इस क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। मान लो आपसे ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। एक नई चीज पढ़ेंगे अपन, देखना क्या, नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं मैं। कंडीशनल, कंडीशनल इफ और देन वाली कंडीशन। सर ये क्या होती है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये इफ देन की कंडीशन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन डेट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, उस वाली कंडीशन को कैसे दर्शाते हैं, प्रोबेबिलिटी ई, फिर ये अपॉन है, इस तरीके से भी लिखते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो एलिमेंट ऑफ ई विच फेवर द इवेंट ई आर कॉमन इवेंट ऑफ ई एंड एफ। मतलब क्या करना है, इन दोनों का कॉमन इवेंट निकालना है आपको पहले, ई और एफ इंटरसेक्शन वाला। फिर आपको क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा ई अपॉन एफ इक्वल्स टू पी, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई। ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास, जिसमें एक कंडीशन हो चुकी होगी, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी, एक कंडीशन हो चुकी होगी, दूसरी कंडीशन निकालनी है। ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, निकालनी है आपको। इस कॉल्ड द कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। ये कब होगा, जब ये है तब ये होगा, ऐसे बोलना चाह रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी गिवन अकर्ड, एफ पहले से हो चुका है, तो उस कंडीशन को ऐसे दर्शाते हैं अपन, और ये उसका फॉर्मूला होता है। बताओ समझ में आया क्या, सर आ गया, आगे बढ़ो चलो। ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, बी नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवर टू ई इंटरसेक्शन एफ, और फेवर्ड एफ, ये कंडीशन आ गया। अब ये नंबर ऑफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली याद रख सकते हो ये वाली चीज, ठीक है। ये समझाने के हिसाब से बता रखा है आपको बुक के अंदर। मैंने एनसीईआरटी ले रही है यहाँ से, एनसीईआरटी में जो भी समझाया सब समझा दिया। इसको आप डिवाइड कर दो एन बाय एस से, एन से ऐड कट जाएगा, एन से ऐड कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा, और केवल ये वाली चीज बच जाएगी आपके पास। ये समझाना सिंपल, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ू, ठीक है सर, बढ़ो आगे। आगे देखो, डेफिनेशन 1 निकल के आती है सर यहाँ से, क्या, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएट विद द सेम सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, से कुछ चुना है आपने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ ई और एफ की, ये वाली कंडीशन, ठीक है सर। तो ये फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। इस कंडीशन बस याद रखना, डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। बस ये डेफिनेशन 1 है आपका। एक एक फॉर्मूला आप समझो एक्सरसाइज 13.1 के लिए। आगे बढ़ो, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो समझ लेते हैं। ई और एफ अगर इवेंट्स है सैंपल स्पेस एस के, एस को एक्सपेरिमेंट है बड़ा, उसके अंदर से ई और एफ कोई इवेंट है, उसमें से आप बताओ ये वाली कंडीशन इक्वल्स टू 1 होती है। कैसे प्रूव करके बताता हूँ, प्रूफ करके बताता है। देखो एस, इसको कैसे लिखेंगे, एस इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे, हाँ से लिखेंगे सही। पी अपॉन एफ लिखेंगे, हाँ से लिखेंगे। अब आप मुझे ये बता दो कि एस तो है टोटल एक्सपेरिमेंट, और एफ है उसमें से
कोई छोटा सा पार्ट। अब छोटे से पार्ट और बड़े से पार्ट में से अगर कुछ कॉमन निकालना है तो आप क्या निकालोगे सर? छोटा वाला पार्ट कॉमन आएगा दोनों के अंदर, क्योंकि ये छोटा वाला पार्ट इसमें भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जब तो इसके अंदर से है। अब इन दोनों में कुछ कुछ इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन पार्ट तो क्या होगा? पी ऑफ एफ ही तो होगा। और अपॉन पी ऑफ एफ है पहले से, ये कटा कितना आया? 1 आया। अगला देखो पी एफ फिर एफ। अभी जो पीछे फॉर्मूला बनाया था ना मैंने, वही फॉर्मूला का यूज ले रहा हूँ। देखो ये रहा, ई इंटरसेक्शन एफ है तो ई और एफ का इंटरसेक्शन लगाया और अपॉन में एफ लगा दिया, वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगला देखो, ई और एफ आ गया आपके पास, सॉरी एफ और एफ का निकालना हो तो क्या करोगे? पी एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब एफ और एफ में क्या कॉमन आएगा? सर एफ और एफ में एफ ही कॉमन होगा, बस। ये दोनों भी कट के कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया? तो हमने प्रूफ कर लिया ये कंडीशन, बात खत्म। एस एफ फिर पी एफ फिर एफ इक्वल्स टू 1 आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, आप इनको प्रॉपर्टीज को याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। प्रूफ तो खैर आना ही चाहिए आपको, ठीक है, बाकी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से जल्दी बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पर्टिकुलर केस के लिए आपके पास ए और बी डिसजॉइंट है, तो उस कंडीशन में ये यूनियन जो होगा ए और बी का, उसका इवेंट एफ के साथ कंडीशनल ये निकल कर आता है। सर ये कैसे निकलेगा अभी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ए यूनियन बी एफ। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर इस पूरी चीज को आप एक नंबर मानो, कोई भी, लाइक ओ, इसको कोई नंबर मानो। अब ओ का एफ के साथ अगर आपको निकालना है कंडीशन, तो आप कैसे निकालते हो? सर हम तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, तो लिखो इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ के साथ। हाँ सर, ऐसे ऐसे तो करते हो। पी ए बी का निकाल रहे हो तो क्या करते हो? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। यही तो मैं लगा रहा हूँ, ये वो पूरी चीज, और इंटरसेक्शन एफ ब्रैकेट बंद अपॉन में पी एफ। ठीक है सर। अब आपको कुछ रूल्स याद है डिसजॉइंट वाले? कुछ सेट के कुछ रूल वगैरह याद है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अगर एफ हो तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको? सर ऐसे सॉल्व करते हैं उसको, ए यूनियन एफ हो जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन, सॉरी, हाँ, ए का पहले इंटरसेक्शन एफ के साथ, ठीक है, और फिर आपके पास यूनियन, फिर हो जाएगा बी का इंटरसेक्शन एफ के साथ, ठीक है सर, अपॉन में पी एफ। ये वाली चीज मैंने कैसे करी बताओ मुझे? ये वाली चीज मैंने कैसे करी बताओ मुझे? सर ये वाली आपने करी है, यहाँ पे रूल होता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, जो आपके पास क्या कहते हो आप उसको? इवेंट्स अकर। ये भी लिख सकते हो चाहो तो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, यहाँ पर जो डिसजॉइंट्स वाला लॉ है वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाली कंडीशन बना ली है यहाँ पर। आगे देखो, कलर कर लेते हैं अपन चेंज। यूनियन ऑफ सेट्स लिख लो आप यहाँ ना, ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो इस लॉ से अपन ने ये चेंज कर ली कंडीशन। अब इसके बाद क्या होगा वो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, कहाँ तक पहुंच गए अपन? यहाँ तक पहुंच गए अपन, है ना। तो हमारे पास आ गया है, एक मिनट फिर से लिख लेता हूँ मैं इसको, ए इंटरसेक्शन एफ फिर यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन एफ ब्रैकेट क्लोज अपॉन बी एफ पी एफ। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है ए, इस पूरे को ए मानो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी सिखाया था, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही तो होता है। यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी मान लो, इन सब पे प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं, वही आप यहाँ लगाओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है ये पूरा, ए इंटरसेक्शन एफ, ये इंटरसेक्शन एफ प्लस ये वाली कंडीशन, तो ये बी इंटरसेक्शन एफ, और फिर इन दोनों का क्या रहेगा? इंटरसेक्शन रहेगा। तो ए इंटरसेक्शन एफ फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके साथ? बी इंटरसेक्शन एफ का साथ, अपॉन में क्या चल रहा है? बी एफ। अब आप थोड़ा सा फिर दिमाग लगाओ, ए इंटरसेक्शन एफ प्लस बी, बी इंटरसेक्शन एफ। देखो इस कंडीशन में ए का इंटरसेक्शन एफ के साथ है, फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ है, तो इस तरीके से ये तीनों आपस में इंटरसेक्शन हो गए। ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन एफ हुआ नहीं हुआ, ए का बी का एफ के साथ, बी के साथ, और यहाँ पे क्या बच गया, पी एफ बच गया। बताओ मेरे ये वाली चीज समझ में आ गई क्या? हाँ सर, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब इस पी एफ को दोनों, पी एफ को सबके नीचे अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ प्लस पी इंटरसेक्शन एफ प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। अब आप मुझे बताओ, जब ए और बी डिसजॉइंट होंगे, क्या कह रहा हूं मैं, ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब समझते हो ना, उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको क्या ध्यान देना है कि उन दोनों के अंदर जब कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो कोई इंटरसेक्शन पार्ट हो सकता है क्या, उनका नहीं हो सकता है, सिंपल। तो ये जो कंडीशन बन के आई है, उस कंडीशन को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, उस कंडीशन को मैं कहाँ समझाऊं, ऊपर वाला साफ करना पड़ेगा भाई मेरे पास थोड़ा सा। ये वाला पार्ट हटा रहा हूं मैं यहाँ से, ठीक है, और इसको अपन रेड से लेंगे अब यहाँ से। इसके बाद का इवेंट आप ऊपर देखना, अब आप ऊपर नजर डालो थोड़ी सी। ये किसका फॉर्मूला था, ये बताओ आप तुम मुझे, ए एफ का था क्या फॉर्मूला? हाँ सर था तो सही मेरे पास फॉर्मूला। और भाई ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ किसका फॉर्मूला होगा, पी ए इंटरसेक्शन एफ प्लस ये किसका फॉर्मूला होगा, बी और एफ का, और ये किसका फॉर्मूला होगा, पी ए इंटरसेक्शन एफ उसका एफ के साथ अपॉन में क्या चल रहा है, पी एफ तो मैंने लिख दिया ना पी एफ तो, ठीक है। अब देखो मैंने वापस से उल्टे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया इनको, उल्टा फॉर्मूला समझ में आ रहा है, उल्टा फॉर्मूला कैसे किया है मैंने, भाई अपन इसको खोल के ऐसे लिखते थे, अब इसको पैक करके ऐसे लिख दिया, ऐसे समझो आप इसको, है ना। और ए इंटरसेक्शन बी के साथ इंटरसेक्शन एफ होगा, इन तीनों का आपस में हो गया एकदम, ठीक है। अब ये ऐसी कंडीशन पैक हो गया। अब आप मुझे बताओ, अगर ए और बी डिस्जेंट है तो उनमें कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये वाली कंडीशन जो है आपके पास, ए इंटरसेक्शन एफ, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्यों, बिकॉज ए एंड बी आर डिसजॉइंट। क्या है वो, डिसजॉइंट है साहब। अगर डिसजॉइंट है तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास, एफ, और ये किसके इक्वल में कर रहे थे अपन, पूरा सॉल्यूशन याद हो तो, अपन कर रहे थे इसके इक्वल में, ए यूनियन बी, ये लो, तो ये नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया, और ये था आपका फॉर्मूला, देखो ये रहा, है कि नहीं है। तो ये वो फॉर्मूला है। अगर ए बी डिसजॉइंट हो तो आपको यूनियन का फॉर्मूला कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, वरना एक करके माइनस भी आ जाता है यहाँ। आया कुछ समझ में यहाँ तक आपको? अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे? आंसर कर तो दी है, क्या गड़बड़ करी बताओ, इसके ना फटाफट से, अपन ने यूनियन के फॉर्मूले में अपन ने प्लस चला रहे हैं यहाँ पे, बताओ कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपन यहाँ। सही करो भाई, सही करो उसको, सही करो, सही करो, सही करो, सही टाइम पे दिख गया, नहीं तो बाद में कमेंट्स झेलने पड़ते मुझे आप लोगों के। माइनस हो गया यहाँ पे, है ना, इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगाया ना यूनियन, यहाँ पे भी देखो मैंने माइनस नहीं लगाया, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया यहाँ तक, थोड़ा सा रफ है पर बट तो देख लेना, ये कंसेप्ट बताना मुझे, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, वही घिसी पिटी यार, ये होना है किसी भी चीज का और ये ना होना है किसी भी चीज का। आपको पता है ना होना जब पूछते हैं, नॉट करिंग पूछते हैं, तो वन माइनस करिंग को आप माइनस कर सकते हो। प्रॉपर्टी वन आपको पता ही है क्या कहती है, एस एफ की कंडीशन क्या होती है सर, वन होती है मेरे पास। और ई यूनियन, अगर ई नॉट के साथ मैं एफ निकालूंगा तो भी कितनी निकल के आएगी, वन निकल के आएगी, क्यों, क्योंकि ये यस है और ये नो है, इन दोनों को मिला के ही सैंपल बनते हैं, मतलब टोटल बनता है, ये क्या है, टोटल है आपके पास, टोटल इवेंट्स है एक तरीके से ये, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा आपके पास, वन हो जाएगा। ये वन हो गया तो कोई भी एक निकालना तो वन माइनस कर दो, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल आया समझ में। बिल्कुल सर। तो ये इंट्रो पार्ट कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 13.1 में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये अगर आपने समझ लिया तो मान के चलो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट लगे, कमेंट सेक्शन है ही, उसमें फटाफट फटाफट टाइप कर देना। और मुझे क्या चाहिए आप लोगों से, कमेंट्स तो आप लोगों को चाहिए, उनके रिप्लाई मैं दूंगा आपको, बट मुझे आप लोगों से छोटा सा वो चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप आप लोग मतलब इतना तो कर ही दोगे यार, है ना? इतना सारा नेट मिलता है आप लोगों को, तो उसमें थोड़ा सा मतलब 0.00 MB का जो रोल है वो हमारे लिए कर दो, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मोर एंड मोर जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुंचे आप तक, और सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट, फिर रिवीजन करेंगे, वन शॉट वीडियोस बनाएंगे, बस आपको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।